हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब। हमने लास्ट में देखा था डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है डीबीएम से। आज हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये भी डीबीएम में हमारा। इसे देखेंगे कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ होती है इसमें। ये क्या कहता है, इट इज़ अ मैथड टू ब्रेक डाउन एंड आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टेबल इनटू स्मॉलर एंड वेल रिलेटेड टेबल्स। मतलब ये क्या करता है, मेथड होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स टेबल्स होती हैं, बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको छोटे छोटे टेबल्स में बांट देता है, अलग अलग मॉड्यूल्स बनाता है, छोटे छोटे टेबल बना देता है, जिससे आराम से टेबल को एक्सेस कर पाएँ, प्रोसेस कर पाएँ, उसके ऊपर वर्क कर पाएँ और शो डाटा शो कर पाएँ, अपडेट कर जाएँ। मान लीजिए बहुत बड़ी फाइल टेबल होगी हमारे पास, अपडेट करना होगा तो बहुत मुश्किल होगा। कुछ सॉरी कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी होगी तो बहुत डिफिकल्ट होगा, टू रीड करना होगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो फिर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फाइल्स को क्या करता है, बैकग्राउंड कर देता है स्मॉल फाइल्स में, स्मॉलर एंड रिलेटेड टेबल्स में डिफाइन अलग अलग कर देता है। ठीक है, जैसे इट इज इट कंपोज अ ट्रांजिटिव बिटवीन टेबल, डिम्पोज कर देता है, ट्रांजिशन डिम्पोज कर हमने टेबल्स का अलग डिम्पोज कर देता है दो टेबल्स में, एक टेबल से दो टेबल्स में हमारे बांट देता है, थ्री को बांट देता है, फोर में जैसे बड़ी बड़ी टेबल्स भी इस हिसाब से बांट देता है। जैसे बड़ी टेबल है तो उसे फाइव टेबल्स में बांट देगा, सिक्स टेबल्स में डिवाइड कर देगा, मतलब अलग अलग डिकम्पोज कर देगा टेबल्स को। ये क्या होता है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ डाटा इन द टेबल। जब लोग उसकी डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के टेबल के अंदर जो डाटा उसका डिपेंडेंसी जो है उसको रिड्यूस करने के लिए काम आता है। आल्सो डिक्रीज द रिडेंडेंसी प्रॉब्लम एंड अनवांटेड रिस्क। जो हमारे इसमें रिस्क आ रहे हैं, अनवांटेड रिस्क जो बहुत सारे रिस्क आएंगे उसको ख़त्म करने के लिए हमारे काम आता है। बड़ी फाइल तो रिस्क ज़्यादा होंगे, बहुत सारे प्रोसेस यूज़ करेंगे उसके अंदर, तो इसके लिए सब कुछ चीज़ करने के लिए हम रिड्यूस करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या देखते हैं। ये मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए काम आता है। स्ट्रक्चर और टेबल रिड्यूस करने का, जब हमारा स्ट्रक्चर छोटे टेबल बांट देंगे तो स्ट्रक्चर हमारा बड़ा होगा, वो छोटा हो जाएगा, उसे रिड्यूस करने में मदद होगी, रखने में मदद होगी हमारे शो करने के लिए। ये अवॉइड करता है नल वैल्यू, जितनी नल वैल्यूज होते हैं सबको अवॉइड करता है ये। यहाँ पे वो भी नल वैल्यूज नहीं आती हैं। सॉर्टिंग डाटा, यहाँ पे डाटा की जगह सॉर्टिंग करी जाती है, छोटे छोटे बांट में अलग अलग बांट देते हैं डाटा को। ठीक है, सॉर्टेड डाटा मॉडल इज फ्लेक्सिबल एंड इजी टू, तो जो मॉडल होता है हम छोटे छोटे टेबल बनाएंगे वो हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, इजी यूज़ करना होता है। जो बड़ी टेबल है उसको यूज़ करना बहुत फ्लेक्सिबल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा टेबल को यूज़ करना, ये काम देखना डिलीट करना, अपडेट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन हम इसे छोटे फाइल में बना देंगे तो वो ईजी हो जाएगा बहुत काम करना है। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें मान लीजिए टाइप्स आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट एन एफ, फिर सेकेंड एन एफ आता है, देन थर्ड एन एफ आता है, देन बी सी एन एफ आता है, देन फोर्थ एन एफ आता है, देन हमारा आता है फिफ्थ एन एफ। हम एक एक करके सब चीज़ों को देखेंगे कैसे कैसे वर्क करते हैं सारे एन एफ ये। ठीक है, सारे टाइप कैसे कैसे वर्क करते हैं। सो आई होप आपको नॉर्मेशन समझ आओ क्या होता है, कैसे होता है। आज हम इसे टाइप देखें आगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट एन क्या होता है। फर्स्ट एन का मतलब होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इससे फॉर्म क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या कहते हैं, डाटा मस्ट बी स्टोर्ड इन टेबल एंड विद रोज एंड कॉलम एंड ईच कॉलम स्टोर कंटेन और एटॉमिक इंडिविजुअल वैल्यूज। इससे मतलब क्या है, जो डाटा होता है स्टोर होता है रोज एंड कॉलम्स में, जो भी हम टेबल है उसके अंदर रोज एंड कॉलम में डाटा स्टोर होगा हमारा ऑलवेज। ठीक है, डाटा इसके अंदर स्टोर होगा और ईच कॉलम स्टोर कंटेन करता है ऑटोमिक इंडिविजुअल वैल्यूज, मतलब ये वैल्यूज शो करता है। जैसे हमारा कोई वैल्यूज है दिखती नहीं है, हर पे सब जो होते हैं हमें खाली जाती है, कॉलम होता है ऑटो में खाली इंडिविजुअल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल है, हमारे रोल नंबर है, एस नेम है, लैंग्वेज है। यहाँ पे टेबल है 1 2 3, ये नाम दे रखे हैं, ये हमने C++, जावा C++, सी लैंग्वेज है। ठीक है, ये पढ़ा रहा है। लेकिन फर्स्ट नंबर फॉर्म क्या है, सभी टेबल होंगे रोज एंड कॉलम में, तो सबके टेबल ये देखो, यहाँ पे जैसे अंकित दो बार, तो अंकित दो बार आ गया था, अंकित सी का अलग और C+ लैंग्वेज के लिए अंकित अलग, जितेंद्र अलग जावा के लिए, C++ के अलग, सत्या सी के लिए जावा के अलग, अलग अलग कॉलम से ईच कॉलम जो है उनमें इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं, इंडिविजुअल अलग अलग सिंगल सिंगल वैल्यूज होंगी। इसके लिए अलग अलग बनेगी, इसके लिए एक कॉलम से हम जो है ज़्यादा वैल्यूज नहीं रख सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज हमारी बनानी पड़ती हैं। तो ये होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नॉर्मल। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म जब भी होगा जो भी हमारी फॉर्म है वो पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, पहले से इसके अंदर हमारी इंक्लूड होनी चाहिए, जब भी हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म कर सकते हैं। तो सेकंड फॉर्म में क्या है, ऑल नॉन कीज एक्टिव शुड बी फुली डिपेंडेंट ऑन द एंटायर प्राइमरी की, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। मतलब इसमें क्या है, जितनी भी सारी कीज होती हैं, सारी होती है, सब प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होती है। जब इसको प्राइमरी की यहाँ पे लगा रखी है उसका पे हमें डिपेंड होती है सारी। ठीक है, जैसे उसमें मान लीजिए हमारे दो नाम है, अंकित और अंकुश। ठीक है, अंकित और अंकुश नाम है, तो देखो यहाँ पे कोर्स करके दे रखे हैं हमें C++, जावा, C++ जावा, सबके टीचर्स के नाम दे रखे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी। तो शायद देखो यहाँ पे क्या है, हमें खाली प्राइमरी की पे इससे एट्रीब्यूट आ रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है प्राइमरी की पा रहा है, यहाँ पे क्या प्राइमरी की लग सकते हैं, यहाँ पर लगता है एक ही अलग अलग इंडिविजुअल है ही नहीं। लेकिन अगर इसे हम एक साथ बना देंगे तो हाँ, ये इससे प्राइमरी की लग सकती है। वन वन वाले सारे इसमें आ देंगे, जैसे वन वन वाले सारे इसमें आ देंगे फर्स्ट वाले में, सेकंड का अलग बन जाएगा और थर्ड का हमारा अलग बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो है प्राइमरी की इस पर लग सकती है अलग अलग, लेकिन इस पर ऐसे नहीं लग सकती है। तो ये होता है हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसके साथ आता है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इट मस्ट बी इन टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। मतलब क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म जब भी होगा जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारा ऑलरेडी इंक्लूड होगा।
इसमें क्या नॉन की एट्रीब्यूट नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर नॉन की एट्रीब्यूट टेबल स्ट्रक्चर सेम एज सेकंड नॉर्मल की। इसमें क्या है, जो नॉन की होती है एट्रीब्यूट होती है डिपेंडेंट नहीं होती नॉन की अदर नॉन की पे, मतलब इसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि आ रहा है नहीं आ रहा, कौन सा सेकंड है कौन सा थर्ड है, ऐसा कोई भी नहीं होती। इस पर सबका अलग अलग होता है, इसमें कुछ प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं होती है। सेम डायग्राम ऐसी बनेगा पर इसमें प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। BCNF होता है, BCNF होता है बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, ऐसे फुल फॉर्म में। ये भी क्या है, मस्ट बीन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये भी पहले थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए जब इसमें कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हम उसमें कुछ काम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम क्या है, इन अ टेबल इफ अ की कंटेन्स मोर देन वन कंपोजिट की एट्रीब्यूट देन ईच की एट्रीब्यूट शुड बी कैंडिडेटर की एट्रीब्यूट शुड बी कैंडिडेट। इसका मतलब क्या है, कई कंटेंट कर रही है मोर देन वन कंपोजिट की, अगर की जो कंटेंट कर रही है वो वन से ज़्यादा कंपोजिट की, तो ईच की कर लेगी, उससे कर लेगी हमारी कैंडिडेट बन जाएगी वो। अगर एक भी कंपोजिट की जो कंपोर्ट मतलब कंटेंट कर रही है वन कंपोजिट की से ज़्यादा एट्रीब्यूट, तो उसको क्या कह देंगे हम, ईच एट्रीब्यूट का कह देंगे कैंडिडेट की। इस एग्जाम्पल देखते हैं, ई कोड क्या है और पी कोड, ठीक है। ई कोड प्लस पी कोड इसका कंपोजिट की मतलब एक यूनिक जो हमारे वहाँ की हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हमारी की है हमारे स्कोर का ट्री प्लस प्राइमरी की, प्राइमरी कोड के बन जाएगा कंपोजिट के 1 और नेम का प्राइमरी कोड के बन जाएगा कंपोजिट नंबर 2। तो इस तरह से जो है BCNF हमारा काम करता है। अब देखते हैं फोर्थ नंबर फॉर्म क्या करती है। फोर्थ नंबर फॉर्म रिमूव मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी दैट मीन्स इट फिक्स द प्रॉब्लम वेयर आर सिंगल रिकॉर्ड कंटेंट टू और मोर डिपेंडेंट सेट ऑफ डाटा। इसका मतलब क्या है, जो फोर्थ एनएफ है रिमूव करते हैं मल्टीवेरिएट डिपेंडेंसी, बस जितनी मल्टीवेरिएट डिपेंडेंसी है सबको रिमूव कर देती है, अलग अलग कर देती है सबको। दैट मीन फिक्स जितनी फिक्स प्रॉब्लम होती है, फिक्स करने की प्रॉब्लम होती है ना सिंगल रिकॉर्ड में एक एंटिटी होने के लिए, सिंगल लोड क्या करती है, सिंगल रिकॉर्ड टू और मोर डिपेंडेंट सेट ऑफ डाटा लेती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेबल है हमारे पास, इसमें स्टूडेंट्स हैं हमारे राजा राजा, यहाँ पर हॉबीज लिखी है रीडिंग रीडिंग स्विमिंग स्विमिंग, इनकी लैंग्वेज लिखी है हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश। में क्या है, राजा 2 हॉबीज 2 लैंग्वेज, राज की 2 हॉबीज हैं और 2 लैंग्वेज है, ठीक है। बट इट क्रिएट 4 रोज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉबीज एंड लैंग्वेज। लेकिन ये 4 रोज क्रिएट कर रहा है, बट हॉबीज एंड लैंग्वेज आर नॉट रिलेटेबल टू ईच अदर। लेकिन हॉबीज एंड लैंग्वेज रिलेटेबल एक दूसरे नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, दोनों को स्प्लिट कर देंगे हम। स्प्लिट इंटू 2 टेबल्स, एक बना देंगे राज और इसकी हॉबीज रहेगी रीडिंग और स्विमिंग, और एक बना देंगे हम उसकी लैंग्वेज की है, इसमें रहेगी हिंदी इंग्लिश। तो इसमें क्या है, हमारे यहाँ पर डिफिकल्टी हो रही थी, बहुत फोर्स हो रहा था। इसमें हमने क्या करा, अलग अलग 2 टेबल्स बना दिए, एक रहेगा हॉबी के लिए और एक रहेगा हमारा लैंग्वेज के लिए, ठीक। ये होता है हमारा फोर्थ एनएफ। अब लास्ट पढ़ते हैं फिफ्थ एनएफ। फिफ्थ एनएफ में क्या है, फिफ्थ एनएफ रिमूव जॉइन डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स। इट फिक्स सेसी वेदर टेबल इज स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट एंड जॉइनिंग देम फॉर्स अ फैक्टर रॉन्ग डाटा। इसमें क्या करता है, ये डिपेंडेंसी जो है रिमूव कर देता है, जितनी भी डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स है उसको रिमूव कर देता है, और जो हमें जो स्प्लिट करी है स्मॉल पार्ट्स में उन्हें ज्वाइन कर देता है, एक्स्ट्रा फॉर रॉन्ग डाटा देता है हमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें टेबल है, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय दिया ए, यहाँ पे स्किल दी जावा पाइथन, यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया P1 P2 P2। इसमें क्या है, एम्प्लॉय बोथ स्किल्स एंड वर्क प्रोजेक्ट दोनों, इसमें प्रोजेक्ट भी स्किल्स भी है, बट मे बी यूज जावा फॉर P1 पाइथन फॉर P2। P1 के लिए जावा है, P2 के लिए हमारे क्या है पाइथन है, ठीक है। और ये P1 के लिए पाइथन पे आ रहा है, P2 के लिए जावा, तो बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, हम स्किल से बना देंगे एक जावा और एक पाइथन, और एम्प्लॉय के लिए बना देंगे प्रोजेक्ट के लिए P1 और P2 पाइथन के लिए, P1 से हमारा जावा के लिए। अब इन दोनों जब स्किल्स को मैच करेंगे, स्किल्स की क्या बनेंगे, जावा का और एक प्रोजेक्ट का P1 और P2। तो इस तरह कहता है जो हमें स्ट्रॉन्ग डाटा एक्स्ट्रा डाटा है वहाँ हटा देता है, जितनी भी डिपेंडेंसी प्रॉब्लम होती है ज्वाइन करने की उसको रिमूव कर देता है। और जब ऐसे हम ज्वाइन करते हैं, दोनों टेबल्स ज्वाइन करते हैं, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा या रॉन्ग डाटा में हमारे पास आ जाता है, जैसे हमारे यहाँ प्रेजेंट हो गया है। सो आई होप पूरा आपको नॉर्मलाइजेशन समझ आएगा कैसे ऐसा वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे डिनॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे ऐसा वर्क करेगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।